हाँ जी। तो सबसे पहले तो स्वागत है मेरे हमारे YouTube चैनल पे रीजनिंग बाय संजीव मावी सर। ठीक है। तो अब देखो, पेपर तो हमारा हो गया यूपी कांस्टेबल का। सबसे फिर वही वाली बातें कि मेरा होगा, मेरे नंबर इतने हैं, मेरे ये हैं, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आराम आराम से देखना, पूरी चीज़ें समझना। और ये आज जो बात होंगी वो डेटा के ऊपर होंगी, कोई ऐसा हवा में बात नहीं होगी। ठीक है। जितने भी लोगों ने पेपर दिया है, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से आया है, पेपर का लेवल उतना भी मुश्किल नहीं था और पेपर का लेवल उतना भी आसान नहीं था। लेवल आसान कहाँ नहीं था? आसान नहीं था जीके में। ठीक है। जीके जीएस में अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड लेवल में आपको देखना मतलब महसूस होगा। लेकिन अगर मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें और हिंदी की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट ही रहा था। ठीक है। सारी शिफ्टों को उठाकर अगर आप देखें तो सब में यही स्थिति होने वाली है। ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम जिस हापुड़ यूपी का एक छोटा सा शहर है, उसमें जिस कोचिंग में हम पढ़ाते हैं वो है विद्यार्थी कोचिंग, विद्यार्थी एकेडमी। ठीक। वहाँ के बच्चों का अगर आप जीएस देखें तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है। आपकी स्थिति अगर ये बन रही है कि आप हापुड़ के आसपास के शहर में हैं, आप आसपास के क्षेत्र में हैं और आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं मिल रही है, तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए क्या है? विद्यार्थी एकेडमी। यहाँ पर हर चीज़ को एक एक बच्चे टू बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी है, मैथ के अलग हैं, जीएस के अलग हैं, हर चीज़ का एकदम बेस्ट मैं कह सकता हूँ आपके पास ऑप्शन है हापुड़ के आसपास अगर आप रहते हैं तो। ठीक है। अगर आप दूर से रहते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप वहाँ पर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ें, हर चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये वाला चैनल जो है, आप रीजनिंग बाई संदीप मावी सर, आप इनको देख सकते हैं। ये रीजनिंग की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डालते हैं। ठीक है। वैसे मेरा नाम दीपक यादव है, मैं विद्यार्थी एकेडमी में पढ़ाता हूँ और संजीव सर जो है वो भी विद्यार्थी में पढ़ाते हैं, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है। लेकिन इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उनके माध्यम से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब बात क्या है, सबसे बड़े सवाल हैं क्या हमारे पास कि भैया क्या करें? क्या हम कट ऑफ रहें? क्या 250 260 कट ऑफ जाने वाली है? क्या 245 255 जाने वाली है? क्या 235 जाने वाली है? सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। धैर्य बनाए रखें और सारी चीज़ों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। देखिए, ये अगर आप इसको सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। ठीक है। कुछ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि यूपीएसआई की कट ऑफ इतनी हाई गई थी जिसकी वजह से सबके दिमाग में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई हैं। ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इस बार वैकेंसी, उसमें वैकेंसी कितनी थी? सिर्फ 4,500 के आसपास। ठीक है। और यहाँ वैकेंसी कितनी है? 32,000 के आसपास। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये वाली बातें अलग हैं। और वहाँ पर बच्चों के, और इस बार देखो, मैं अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग के कुछ सवाल ऐसे आपको देखने को मिले हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, मतलब कि लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी आई है जो आपको पहली बार देखने को मिल रही है। ठीक है। तो वहाँ पर बच्चों के रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हुई हैं। ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो, एक सबसे पहले पोल की हमारी, कि यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, अगर मैं इस पोल की बात करूं, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर एक पोल कराया था बच्चों से, यहां डेटा देख सकते हैं, लगभग 2000 बच्चों ने, मतलब 2000 बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर वोट किया था। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि 100 से नीचे वाले 13% बच्चे हैं, 100 और 110 के वाले कितने हैं? 19%। सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 110 से 120 के बीच में, और 120 से 130 प्लस कितने हैं जी? 26% है। हालांकि मैं इस डेटा को भी 100% श्योर नहीं मानता, क्योंकि बच्चा कोई भी होता है, बस वहाँ क्लिक ही तो करना है। ठीक है। तो हो सकता है इस वाले बच्चे ने यहाँ पर क्लिक कर दिया हो, फिर या फिर ये वाला बच्चा जो इससे भी नीचे रहा हो उसने सबसे ऊपर क्लिक कर दिया हो। तो कंफर्म डेटा अभी कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने पोल के हिसाब से बात करें तो आप कह सकते हैं जी इतने 2000 बच्चों में से जो है 43%, मतलब कि 860 बच्चे लगभग आप कह सकते हैं कि वो 110 और 120 के बीच में खेल रहे हैं। तो यहीं पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, इसको एनालाइज करूं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने कैटेगरी वाइज देखी हैं, ये अपनी कोचिंग को, और जहां पर जैसे बच्चे देकर आए थे एग्जाम, हमारे पास में एसएसवी कॉलेज है, वहां से बच्चे एग्जाम देकर आए थे, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर हमने बात करी और बच्चों से हमने पर्सन टू पर्सन पूछकर, वो वीडियो हालांकि मैं नहीं बना पाया वहाँ पर, लेकिन बच्चों से जितनी मेरी वार्तालाप हुई वो इस डेटा को बिल्कुल वेरीफाई करेगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जनरल
आपके 108 से 115 के आसपास अगर आपके पास है, मतलब 115 प्लस है आपके पास नंबर, तो आप कहीं ना कहीं रनिंग के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, मैं यहाँ पर श्योर कह सकता हूँ। और EWS के लिए 105 112, ठीक है। और यहाँ से OBC 105 से 110, ये मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मतलब 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जो आपका सबसे पहला एग्जाम था, ये उसी का पोल है, ठीक है। और फीमेल, जितनी भी फीमेल हैं, आप 10 से 15 सवाल ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर तो क्या ही करना है, नीचे ही करना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल की थोड़ी सी कम मेरिट जाती है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? और यहाँ पर बिल्कुल आप घबराने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखो, जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आसान पेपर आया हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में मुश्किल पेपर आया हो, उन दोनों ही शिफ्ट, मतलब उसी दोनों ही स्थिति में हमेशा फर्स्ट शिफ्ट वाले को और पहले दिन वाले को आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलता ही है। इसमें हमेशा प्लस ही होता है, कभी भी अभी तक कहीं भी माइनस होने को नहीं मिला। इसका रीज़न है क्योंकि जब भी आप पहला पेपर देने जाते हैं, फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को नहीं पता होता, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट के बच्चों को नहीं पता होता कि भैया इसमें कितने मतलब कैसा पेपर आने वाला है, कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को पता चलना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से इन बच्चों को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है जो फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में होते हैं। और मैं ये कहते कहते थक गया कि जब भी आपका कोई भी मतलब फॉर्म भरना हो, तो आप सबसे पहले फॉर्म भरें, ताकि आपका सबसे पहली शिफ्ट में नंबर आ जाए, और फिर उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम दे दें और नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा आप फ़ायदा उठा सकें। चलिए, तो अब फर्स्ट डे की हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, मतलब 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें। देखो जरा ध्यान से, इसमें कितने लोगों ने वोट किया? लगभग 1600 वोट बच्चों ने वोट किया। और इसमें भी आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको उछाल देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादातर किसका है? 120 से 130 की जो रेंज में बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं। इसकी वजह क्या है कि इसमें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जो पेपर का जो लेवल है वो पहली शिफ्ट से थोड़ा सा डाउन देखने को मिला था। मैंने कहा ना कि फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे होते हैं, पहले डे के फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता पेपर कैसा है। इसी वजह से उनके लिए क्या होता है, उनके लिए वो कहीं ना कहीं उनका स्कोर हमेशा कम ही रहता है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन को ज़्यादा मिलता है। तो दूसरे वालों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, और उसी वजह से वो पेपर थोड़ा सा आसान भी था। और इसी वजह से, मतलब इन बच्चों के ऊपर बता रहा हूँ, अभी कंफर्म कुछ नहीं है प्रॉपर, मैं पहले से आपसे कह रहा हूँ, है ना, ये सटीक डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस के अनुसार क्या क्या हो सकता है। तो जनरल में क्या रहा होगा? 112 से 118, EWS में 115 प्लस, है ना, और OBC में आप कहेंगे 113 प्लस, और SC वाले 107, और ST वाले 102। और फीमेल में वही पहले वाली बात कि आप 10 सवाल या 5 सवाल कम कर सकते हैं। यही मेरिट रहने वाली है, मतलब कि किसके लिए? रनिंग के लिए। आप जिसके भी इतने इसके रेंज में नंबर हैं वो रनिंग के लिए एलिजिबल है। आप रनिंग करिए, ठीक है, कम से कम फिटनेस बनेगी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। और आप अब जो है, अब क्योंकि आपका रिटर्न तो हो चुका, अब जो भी खेल होगा वो किसके ऊपर है? आपके फिजिकल के ऊपर है। जितना भी आप रनिंग करेंगे, और भैया देखो इसकी रनिंग ठीक ठाक होती है UPSI में, और इसमें रनिंग में बहुत फ़र्क है, ठीक है। वो 28 मिनट में है और ये 25 मिनट में है। 3 मिनट का टाइम काटना बहुत ही मुश्किल है, एक दिन में टाइम नहीं कटेगा, ठीक है जी। तो आपको 25 मिनट में कितनी रनिंग करनी है? 4800 मीटर रनिंग करनी है। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में देखिए 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट, 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट का डेटा जरा देखिए, एनालाइज करना इसको ध्यान से। हाँ जी, 100 से नीचे वाले कितने हैं जी? 10%, इनका तो कहीं मैटर ही नहीं। 100 से 110 21%, 110 से 120 22%, और फिर से वही 120 से ये 47%। और भैया वोट कितने लोगों ने किया? 1000 लोगों ने, लगभग, मतलब 1000 से ज़्यादा ही बच्चे हैं, ठीक है। तो 1000 बच्चों की वोटिंग है, और उसके अनुसार फिर से यहीं पर देखने को उछाल मिल रहा है। और इसी वजह से भैया मैंने कहा शिफ्ट जो है थोड़ी सी आसान हो गई, और इसी वजह से नंबर जो है थोड़े से बच्चों के बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। तो यहीं पर आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। बात समझ में आती है यहाँ तक? चलिए देखो, तो जनरल देखना 121 प्लस, EWS 117 प्लस, OBC 115 प्लस, और SC 109 प्लस, और ST 104 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर फीमेल की अगर बात करें, वही आप कह सकते हैं कि भैया कुछ 1-2 नंबर कम कर लो, या फिर कह सकते हैं 5 से 10 नंबर आप कम कर लीजिए, उसी के हिसाब से आप अपनी मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया जिसके भी, एक मैं तो ये कहूँगा, जिसके भी 110 प्लस नंबर अगर बैठ रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, भैया रनिंग करनी शुरू कर दो। और अगर SC वाला हो तो मैं ये कह सकता हूँ भैया आराम से रनिंग करो और बढ़िया तैयारी करो। नेक्स्ट देखते हैं जी,
9 जून की सेकंड शिफ्ट, इसमें कितने लोगों ने वोटिंग करी? लगभग 1500 बच्चों ने यहाँ वोटिंग करी। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है भैया 130 प्लस वाले जो बच्चे हैं वो 46% है। मतलब क्या है, मतलब 120 130 के आसपास जो नंबर हैं वो काफ़ी बच्चों के यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और मैं पहले से कह रहा हूँ घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी AI वाला है, जितना भी AI से उन्होंने मिलाया, गूगल जेमिनाई से मिलाया या कहीं से मिलाया, उस हिसाब से ये लोग डेटा दे रहे होंगे, ठीक है। अभी जब आयोग की आंसर की आएंगी इसमें कम से कम 4 4 5 5 नंबर घटेंगे, मतलब 4 4 5 5 क्वेश्चन नीचे जाएंगे, ठीक है। तो फिर भैया ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं भाई, नंबर नहीं है ये, है ना। मैं पहले बता दूं आपको, ये क्वेश्चंस हैं। तो जनरल की 119 प्लस, EWS की 116 प्लस, OBC 114 प्लस और SC 108, ST के लिए 103। और भैया वही है, महिलाएं आप क्या कर सकती हैं, 10 नंबर 5 नंबर मतलब क्वेश्चंस कम कर सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट। भैया अब लास्ट डे है, लास्ट डे है, तो नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा सा कम मिलेगा और हो सकता है नंबर आपके कुछ कम भी हो जाएं, ठीक है। चलो अब इसका डेटा अगर देखें आप भैया 44% इस वाले में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये अभी मैं डेटा के अनुसार कर रहा हूँ और यहाँ पर 925 विद्यार्थियों ने वोटिंग करी थी, तब जाकर ये डेटा हम निकाल कर आए हैं। और यहाँ पर फिर से आप एनालाइज कर सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं कि भैया किसके नंबर पर कितने नंबर बैठ रहे हैं, किस कैटेगरी में, ठीक है। ये सारा डेटा मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि ये सारा डेटा हमने कहाँ से उठाया है। एक तो ऑनलाइन पोलिंग करी थी हमने, उससे लिया, और दूसरा यहाँ पर बच्चों से पर्सन टू पर्सन हमने बात करी, उनसे हमने एनालाइज किया, तब जाके हमें ये डेटा मिला और उसके अनुसार ये सारा का सारा डेटा आपके सामने है। और अगर आपके 118 प्लस सही बैठ रहे हैं इस शिफ्ट में, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, आप रनिंग के लिए बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाइए हमारी सबसे लास्ट शिफ्ट में। सबसे लास्ट शिफ्ट कौन सी? 10 जून सेकेंड शिफ्ट। अब देखिए इसमें 1300 बच्चों ने पोल किया। कितने बच्चों ने पोल किया? 1300 बच्चों ने। और यहाँ पर भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसमें है, 120 से 130 बच्चे, ठीक है। और यहाँ कर आप डेटा देख सकते हैं OBC की कितनी जाने वाली है। और मैं इसमें कहूँगा आपसे कि कम से कम 118 120 अगर आपके हैं तो भैया आप निश्चिंत हो जाइए और आप रनिंग करिए और बढ़िया तरीके से रनिंग करिए, ठीक है। ये सबसे लास्ट शिफ्ट है, ठीक। और कुछ और तथ्य पर बात करेंगे। ये कैटेगरी वाइज हमारी क्या है, सेफ जोन है। जो सेफ जोन क्या है यहाँ पर 117 प्लस, 114 प्लस, 112, 100, ये सभी कैटेगरी वाइज है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख सकते हैं कि हाँ भाई हाँ क्या क्या किस किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। और भैया फीमेल वही मैंने कहा आपसे 10-15 सवाल ऊपर नीचे ले सकते हैं। अब देखिए जरा लेवल किस तरह का रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, देखो मेरिट जो बनती है वो किस किस बेस पर बनती है, पेपर का लेवल कैसा है, वैकेंसी कितनी है, अटेंडेंस कितनी है, इन सभी मानकों पर, इन सब चीज़ों पर अगर आप गौर करेंगे तभी जाकर आप सटीक निकाल सकते हैं। जो हमने थोड़ी बहुत मेहनत करी है इस बारे में। आप जरा देखिए लेवल क्या था। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हिंदी और मैथ्स इजी टू मॉडरेट, और इजी टू मॉडरेट ही रहा। मैं तो कहूँगा इजी ही रहा, मॉडरेट तो क्या ही था। मॉडरेट के कुछ 2-4 सवाल, जैसे कि इसमें अगर मैथ्स की बात करें तो भैया प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता के लगभग 2 सवाल पूछे गए थे हर शिफ्ट में। और वो 2 सवाल कैसे थे कि अगर किसी काम को करने की प्रायिकता 1/4 है तो ना करने की कितनी है, तो 3/4 होगी। समझ रहे हो ना, इस तरह के बहुत आसान से सवाल थे। तो मैं तो कहूँगा कि इजी ही था। और हिंदी भी ऐसा कुछ नहीं था कि आप लोग अटक रहे थे, हिंदी में आंसर आ रहे थे। और जो एवरेज मैंने देखा बच्चों का, वो 37 क्वेश्चंस में से लगभग 31 to 32 सवालों का एवरेज रहा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैं बता रहा हूँ बच्चों से बात करके। और रीजनिंग में आप कह सकते हैं इजी से मॉडरेट की तरफ कह सकते हैं आप रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में कम से कम 5 से 8 सवाल कुछ इस तरह के थे जिसमें आपको लग रहा था कि हाँ भाई ये सवाल हमने पहली बार देख रहे हैं। मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, जो जनरली जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, ठीक है। और वो क्या थी जी, इजी टू मॉडरेट रही थी। अब बात करते हैं जीएस की। देखो ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपको मेरिट में लेके आते हैं, समझ रहे हो ना। लेकिन मेरिट से पार कौन कराती है? मेरिट से पार कराती है जीएस, ठीक है। अब जीएस कैसी थी, जीएस का लेवल क्या था? जीएस के 38 सवाल थे। तो उस 38 सवाल में से मैं कह सकता हूं कि 22 से 25 सवाल बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने पढ़ा है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा है, अगर किसी ने पढ़ा है तो आप 22 से 25 सवाल, भाई हमारी कोचिंग का तो ऐसा ही है, ठीक है। हमारे यहाँ भानु सर पढ़ाते हैं, भानु प्रताप सर,
और कम से कम उन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा के ही है मेरे ख्याल से, आई थिंक 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है, और उन्हें इतना अनुभव है कि वो सटीक उनको पता होता है कि हाँ भाई यूपी पुलिस में किस तरह का पूछा जा रहा है। उन्होंने पता नहीं, एक बार तो ऐसा था कि बटालियन उनकी कोचिंग से ही थी, 700-800 बच्चे एक बैच में पढ़ते थे। अभी हालांकि ऑफलाइन का थोड़ा सा क्रेज कम है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो हमारे यहाँ के हैं वो 22 से 25 तो ऐसे बिल्कुल उंगलियों पर करके आए हैं, ठीक है। लेकिन उससे और मैं जो बात करूं, अगर टोटल की बात करें तो टोटल में आप कह सकते हैं कि हाँ बच्चों के 31 से 32 सवाल बच्चे अच्छे खासे करके आए हैं यहाँ के, ठीक है। लेकिन मैं सबको इस तराजू में नहीं तोलूंगा, किसी की जीएस अच्छी भी होती है, किसी की बेकार भी होती है, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ 22 से 25 तो करने वाली थी आराम से, ठीक है। इससे ऊपर अगर बहुत अच्छी पढ़ रखी है तो वो 31, 32, 35 तक भी बच्चे जा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो इन सबको करने के लिए जब आप 130 प्लस अगर आपको करने हैं तो उसको आपको जीएस में इतने नंबर तो चाहिए ही थे, तभी आप कर सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कट ऑफ का फैक्टर्स किन किन पर निर्भर करती है। अभी जैसे कि मैंने बात करा भैया, सबसे पहले वैकेंसीज पर, वैकेंसी कितनी है 32,679, और बच्चों ने फॉर्म कितने लोगों ने भरा था, फॉर्म भरा था भैया 28,86,798, ठीक है। 798 बच्चों ने फॉर्म भरा था, और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल अभी जो हम बात कर चुके हैं जस्ट, ठीक है। और एग्जाम दिया कितने लोगों ने, एग्जाम दिया 21,92,234 बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है ये। और कैंडिडेट अटेंडेंस जो है वो कितनी रही हमारी 75.94%। नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन का खेल ना तो आज तक कोई समझ पाया है, वो खुद नहीं समझ पाए जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन लगाया है, ठीक है। वो किसको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाते, किसको घटाते, किसी का कुछ नहीं पता, तो इसको तो भैया अलग ही हटा दो, समझ रहे हो ना। ये तो किस्मत की बात है, ठीक है। किसी को अब यूपीएसआई में अगर आपने देखा हो, सेम शिफ्ट में 134 वाला तो पास है और 136 वाला फेल है, तो अब क्या कहें, कोई है इसका जवाब। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, ठीक है। तो 134 वाला पास कैसे हुआ, सेम शिफ्ट में सेम डे वाली बात कर रहा हूं मैं, और 136 वाला फेल हो गया। तो पता नहीं नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होता है, ठीक है। ये तो यही जाने, हालांकि ये फॉर्मूला देते हैं लेकिन उस फॉर्मूले पे वो खुद अप्लाई नहीं करते, ठीक है। कैटेगरी वाइज कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, इस पर भी बात होती है। मतलब कि इस पर ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी क्या करती है, मेरिट जो है वो डिपेंड करती है। अब बात करते हैं आंसर की कब तक आ सकती है। देखिए आंसर की लगभग, अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर पेपर नॉर्मली हो रहा है, हालांकि यूपी में आजकल 10 दिन के अंदर ही आंसर की आ जाती है, ठीक है। लेकिन एसएससी जो है लगभग 20 दिन का टाइम लेती है कि 20 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है। तो मैं कह सकता हूँ परीक्षा 8, 9, 10 जून को हुई थी, तो 20 जून तक आपकी आंसर की आने के चांसेस है, ठीक है। किसमें, यूपी में, क्योंकि यूपी की बात हो रही है। और भैया योगी बाबा हैं तो हो सकता है भैया पता चले कल को ही दे दी, क्योंकि आपने देखा होगा यूपी लेखपाल की जो आंसर की थी वो 2 दिन के अंदर अंदर दे दी थी इन्होंने। आज पेपर हुआ था, 1 दिन बीच में छोड़ा था, और तीसरे दिन उन्होंने क्या दे दिया था, आंसर की दे दी थी। लेकिन हम ये वाला उम्मीद कर सकते हैं कि 20 जून तक आंसर की आ सकती है। चलिए फाइनल कंक्लूजन, भैया हमारा इन सब बातों का हमारा जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो क्या है, वो ये है, अगर आपके 110 प्लस प्रश्न सही हैं किसी भी शिफ्ट में, तो भैया भागना शुरू कर दो। भागना इन द सेंस दौड़ना शुरू कर दो, समझ रहे हो ना। ये नहीं कि भैया किसी को साथ लेकर भाग गए ना, क्या करना है आपको कि 110 प्रश्न जिसके सही हैं वो आप भैया करना शुरू कर दो। फाइनल कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन और ऑफिशियल डेटा आने के बाद ही तय करी जा सकती है। जो हमने बताया ये ख्याली पुलाव थे, ख्याली पुलाव बोले तो जिन्होंने भी बच्चों ने हमसे जो बात बोली हमने उसी को सच मान लिया और उसी के अनुसार आपसे बात कर दी, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इसमें लगभग 75% सटीकता भी है, 25% ही हम कह सकते हैं यहाँ थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब 110 प्रश्न वाले किसी भी कैटेगरी के हों, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, किसी भी की कैटेगरी के हो, मेल हो, दोबारा सुनिए, मेल हो या फीमेल हो, और फीमेल के लिए 110 अगर प्लस क्वेश्चन है तो भैया भागना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो, आपका सिलेक्शन होना तय है, समझ रहे हैं। लेकिन मेल के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है 110 प्लस में, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ आपसे कि रनिंग के लिए तो आपको बुलाया ही जाएगा 110 प्लस में, ठीक है। फाइनल कट ऑफ क्या होती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल में इतना है, तो रनिंग स्टार्ट करना ही है आपको, समझ रहे हैं आप लोग।
तो ये सारी बातें आपके समझ में आई, ये बात आपने देखी। आप इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी बातों का जो आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, उन सारी बातों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। तो भैया बस इन बातों को ध्यान रखिए, और अगर आपके 110 प्लस या 115 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप भैया रनिंग करना शुरू करो। और 120 प्लस वाला तो भैया सोचो ही मत, ठीक है। कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे, उन्होंने कहा कि जी 125 प्लस है, क्या करना चाहिए भैया। मैंने कहा उनसे कि रुकने की आवश्यकता नहीं है, कॉपी किताब साइड में रखो भी फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए, अभी कोई आपका एग्जाम भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब एनटीपीसी के फॉर्म निकले थे, एनटीपीसी वगैरह में बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन अगर जो भी है 125 प्लस है या 130 प्लस है, तो आपको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, ठीक है। यूपीएसआई से तुलना मत करना इसकी, क्योंकि यूपीएसआई में भैया वैकेंसी 4,500 ही थी, ठीक है। और इसमें कितनी वैकेंसी है, इसमें तो 32,000 वैकेंसी है, 32,000 से ज़्यादा ही है, 32,000 प्लस है, ठीक है। तो उसमें चीज़ें अलग हैं, इसमें चीज़ें अलग हैं, और यूपीएसआई से पेपर भी थोड़ा ठीक ठाक आया है, ठीक है। किस किस को ये चीज़ें समझ में आई, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना, कमेंट कर कर लिखना, मैं उस कमेंट का हर बात का जवाब दूंगा, जो जो आपने वहाँ बात लिखी है, जो जो आपकी बात मिसिंग हो गई है। और अपने कमेंट में, हाँ एक बात और अपने कमेंट में आप स्कोर जरूर लिखना कि भैया आपका स्कोर कितना आया है, ताकि उससे आप एक और सटीक डेटा मैं निकाल सकूं, और एक दूसरी वीडियो में आपको बिल्कुल एक सटीक डेटा के साथ आपको कैटेगरी वाइज आपको बता सकूं, और उसमें अपनी कैटेगरी भी लिखना और ये भी लिखना आप कहाँ से हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।